कैसे पाएं सरकारी नौकरी? जी हाँ, ये सवाल सभी युवाओं के मन में रहता है। नमस्कार, खबर फास्ट पर खास कार्यक्रम के साथ मैं हूं भविष्य त्यागी। अच्छी शिक्षा अच्छे भविष्य का निर्माण करती है। ये सर्वविदित है कि कोरोना ने सबसे ज्यादा नुकसान शिक्षा का किया है। ऑनलाइन शिक्षा ने अपेक्षित परिणाम हासिल नहीं किए। भारत में 60% से ज्यादा शिक्षा का नुकसान हुआ। ग्रामीण क्षेत्र में यह नुकसान 80 से 90% तक है। गांव में न वक्त पर बिजली रहती है, न नेट, ना ही ग्रामीणों के पास फोन या लैपटॉप की सुविधा है। ऐसे में दोबारा से क्लासरूम की पढ़ाई के अलावा कोई विकल्प दिखाई नहीं देता। इस पर हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हैं, आईसीएस कोचिंग सेंटर के संचालक परिमल कुमार जी। चलिए उन्हीं से बातचीत करते हैं और तमाम पहलुओं को टटोलने की कोशिश करते हैं और क्या समाधान इन तमाम सवालों के हो सकते हैं, इस पर भी उनसे चर्चा करते हैं। परिमल कुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है खबर फास्ट पर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। परिमल कुमार जी, आपसे तमाम पहलुओं पर सवाल करेंगे, लेकिन सबसे पहले जो आज जिस तरह से ये फैसला किया गया है कि 8वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा होगी, मैं इस पर सबसे पहला रिएक्शन आपसे चाहूंगा। सर मैं तो जो है ना बहुत पहले से ही मानता था। जैसे 8th क्लास का बोर्ड खत्म किया था, उसका नुकसान 10th और 12th में बच्चों को पड़ रहा था। जी। जब 8th क्लास का बोर्ड होता है तो 8th क्लास का बोर्ड किसी भी आगे करियर में काम नहीं आता है, लेकिन बच्चों को तैयार करने में बहुत मददगार होता है। जी। 8th क्लास में जब बोर्ड एग्जाम दे लेते हैं बच्चे, तो 10th क्लास और 12th क्लास में उनको पहले से मानसिक तैयारी मिल जाती है, उनको पहले से सुकून मिल जाता है कि हाँ हमने बोर्ड एग्जाम दे रखा है। जितने ज्यादा बोर्ड एग्जाम होते हैं तो बच्चे उसको प्रेशर को हैंडल करना सीखते हैं, तैयारी करना सीखते हैं, अपने सब्जेक्ट को कैसे रिप्रेजेंट करना है उसको सीखते हैं। वो हर टाइम पर अपने टीचर के पास पढ़ते हैं, पहले माँ बाप के पास। माँ बाप से जब वो माँ बाप को छोड़ करके टीचर के पास जाते हैं तो एक उनका चेंज आता है। फिर जब वो अपने टीचर को छोड़ करके दूसरे स्कूलों में उनका नंबर आता है, दूसरे टीचर उसका एग्जाम लेते हैं और दूसरे टीचर फिर उस पेपर को चेक करते हैं। तो ऐसे में बच्चा जो है अपने आप को रिप्रेजेंट करना सीख जाता है और उसकी ये जो है जैसे 10th और 12th क्लास का प्री रिहर्सल लगा लीजिए। तो मैं आज जो ये जो बोर्ड का निर्णय लिया गया है, मैं इसका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और मैं तो बहुत बार मांग कर चुका था इस बात की कि ये जो है इस प्रकार से किया जाना चाहिए, 8th का बोर्ड होना चाहिए। बहुत ज्यादा फायदा इसका मिलेगा भविष्य। जी देखना आप। जी परिमल जी, बिल्कुल अगला सवाल इसी से जुड़ा हुआ मैं आपसे लूंगा, लेकिन एक बार दर्शकों को भी बता दें कि अगर इन सवालों से जुड़े हुए कोई शंकाएं आपके मन में हैं और सरकारी नौकरी से लेकर अच्छी शिक्षा तक कोई सवाल, कंसल्टेशन या फिर काउंसलिंग आप हासिल करना चाहते हैं, तो आप हमें फ़ोन करके हमारे कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं और परिमल कुमार जी से तमाम सवालों के जवाब ले सकते हैं। परिमल कुमार जी, जैसे आपने कहा कि प्री रिहर्सल बोर्ड्स एग्जाम की होगी, इससे मेंटल प्रेशर कम होगा, लेकिन क्योंकि देखिए व्यवस्थाएं जो हैं, अगर देश के साथ साथ प्रदेश की भी बात करें, आपने देखा किस तरह से भर्तियों में पर्चा लीक हुआ, पेपर लीक हुआ, तो इस तरह नकल और इस तरह की व्यवस्थाओं के बीच कितना फायदेमंद, कितना कारगर होगा इस तरह का फैसला लेना कि 8वीं की बोर्ड परीक्षाएं कराई जाएं? इन व्यवस्थाओं में क्या एक्स्ट्रा बर्डन नहीं होगा छात्रों पर? सर देखिए, जो है ये चूक हो सकती है कि पेपर लीक हो गया जी। ये चूक हो सकती है सरकार की या प्रशासन की या सिस्टम की, कि जो है पेपर जो है लगातार लीक हो जाते हैं। बड़े पैमाने पर छात्रों का नुकसान होता है, उनका मनोबल का नुकसान भी होता है। लेकिन इसके अलावा, इस एग्जाम के अलावा अल्टरनेटिव क्या है? जैसे बहुत बार बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि किसी भी बच्चे का जो है भविष्य निर्धारण ये 3 घंटे की क्लास नहीं, ये पेपर नहीं कर सकता है, ये परीक्षा प्रणाली नहीं कर सकती है। भाई अगर ये परीक्षा प्रणाली ना ले तो फिर क्या करें? अब बच्चों को जो है ना जैसे जब तक उस लेवल पर बात नहीं जाती है तब तक इसी सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। और जब तक कि जो है बच्चों का मेंटल लेवल और जो है टीचर्स का मेंटल लेवल और एजुकेशन का लेवल जब तक इंक्रीज नहीं होता है तब तक हमें इसको फॉलो करना पड़ेगा। अब इसको गाली देते रहे और इसी को फॉलो भी करते रहे, बच्चों को इसके एंटी भी करते रहे और फिर बच्चों को इसमें डालते भी रहे, तो ये गलत बात होती है। और ये ड्यूअल करेक्टर निकल करके सोसाइटी का भी, टीचर्स का भी और गवर्नमेंट का भी निकल के आता है। तो चाहिए क्या? पहले भैया जो एजुकेशन प्रणाली बहुत बढ़िया है, ये पढ़ाई बहुत बढ़िया है, इसको अच्छे तरीके से पढ़ाया जाना चाहिए। प्रॉब्लम क्या होती है? प्रॉब्लम ये होती है बच्चों को समझ में नहीं आता। बहुत सारे टीचर्स बहुत अच्छे होते हैं लेकिन सभी टीचर्स अच्छे नहीं होते और कुछ बैकडोर एंट्री भी होती है। जैसे आपने पेपर लीक की बात बताई, बैकडोर एंट्री की बात बताई, तो इस प्रकार से भी कुछ लोग जो है टीचर बन जाते हैं जिनको अपने आप ही नॉलेज नहीं है। तो अपने आप नॉलेज नहीं है तो वे बच्चों को पढ़ा नहीं पाते, इस कारण से बच्चे नेगेटिव होते हैं। तो जैसे एग्जाम के बिना कोई चारा नहीं है, नौकरियों के भी पेपर होने चाहिए। 5th क्लास के, 8th क्लास के, 10th क्लास के, 12th क्लास के जैसे पहले बोर्ड होते थे वैसे बोर्ड होने चाहिए थे।
जैसे हम लोगों ने बोर्ड का जो है 5th क्लास का बोर्ड दिया, अपने ही स्कूल में था, लेकिन एक जो है ना तैयारी थी, और जो है टीचर और घर वाले बोलते थे भाई 5th क्लास में बोर्ड है, तुम्हें और ज्यादा ध्यान देना चाहिए, और हम लोग उत्साहित होते थे उस बात से। और फिर हम दूसरे स्कूल में जाकर के जो है हम लोगों ने स्कॉलरशिप का एग्जाम दिया। तो वैसे सिस्टम आज भी है और उनको फॉलो करना चाहिए, बच्चों को बताया जाना चाहिए और उनको बहुत बेहतरीन शिक्षा दी जानी चाहिए। आज के टाइम पर तो जो ये ऑनलाइन शिक्षा व्यवस्था आई है, तो इसके कारण इंस्ट्रूमेंट्स और इतनी चीजें आ गई हैं कि बच्चों को बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से वीडियोस दिखा करके, एनिमेशन वीडियो दिखा करके और वैसी चीजें जो समझा करके उनको बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाया जा सकता है। जी जी बिल्कुल। परिमल कुमार जी, जैसे आपने कहा कि प्री रिहर्सल होगी तो आधार जो है बच्चों का मजबूत होगा और इससे कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं पर भी। साथ ही मैं ये सवाल पूछना चाहूँगा, जिस तरह से कोरोना ने इम्पैक्ट किया है इस सोसाइटी को, उसमें शिक्षा का जो नुकसान एक हुआ, ग्रामीण क्षेत्रों की अगर बात करें तो 80 से 90% ये नुकसान है। और जैसा आप क्वालिटी की बात कर रहे थे, टीचर्स कितने स्किल्ड हैं, एक सरकार भी प्रदेश में एक योजना चलाती है, सक्षम योजना, उसमें बच्चों का जो क्या ग्रेड है, क्या लेवल है, ये आंका जाता है। तो क्या कोई ऐसी व्यवस्था की जरूरत है कि एक ऐसा प्रोग्राम किया जाए जिसमें इन टीचर्स को स्किल्ड किया जाए और इनका ग्रेड या क्या लेवल है इसको आंक कर आगे की व्यवस्था बनाई जाए, और ये जो फिलहाल इम्पैक्ट कोविड के हुए हैं इससे निपटने के लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं और बनानी होंगी? देखिए, मैं दो बातें इस पर बोलता हूं सर जी। जैसे जो लगता है पिछले 20-25 साल से, इसमें मैं बीजेपी या कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूं, इसमें मुझे पॉलिटिकल उस बात से कोई लेना देना नहीं है, मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं हूं आदमी। तो मैं जो है लेकिन जो देखता हूं कि 20-25 साल में, पिछले 20-25 साल में जो एजुकेशन का नुकसान हुआ है, जो आज के समय के अनुसार जो है एजुकेशन पॉलिसी बदलनी चाहिए थी, जो पढ़ाई का तरीका बदला जाना चाहिए था, जो करिकुलम बदला जाना चाहिए था, वो उस तरीके से नहीं बदला गया। आज भी 20-30-40 पुराने साल वाले जो है करिकुलम को ही हम पढ़ रहे हैं। ये नई शिक्षा नीति बदल दी, लेकिन इसके अंदर पाठ्यक्रम बदलने की कोई योजना नहीं है। जैसे कोई बच्चा इंजीनियरिंग कर रहा है तो इंजीनियरिंग का जो उसका कोर्स है वो बहुत पुराना कोर्स है, जबकि टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा हायर लेवल पर जा चुकी है, बहुत आगे जा चुकी है। अब वो पढ़ाई उसको जो है उसमें प्रोफेशनल काम में मदद नहीं करती। इस कारण से फिर लगता है कि बहुत ज्यादा पढ़ाई करने के बावजूद भी लोगों को अच्छा रोजगार नहीं मिल पाता है, अच्छी तो उनकी पढ़ाई नहीं हो पाती है, अच्छा जो है फिर उनका जीवन सेटल नहीं हो पाता है। तो ये प्रॉब्लम है। जो मैं कह रहा हूं आपको, आप जो है ना, जैसे ये अब जो कोरोना काल आया, इस कोरोना काल ने ही सिर्फ नुकसान नहीं किया, इससे पहले भी नो डिटेंशन पॉलिसी जो कांग्रेस की गवर्नमेंट लेकर के आई थी, उसका बड़ा नुकसान हुआ। अब वो नो डिटेंशन पॉलिसी बीजेपी ने भी बंद नहीं की है। अब मैं ये कहता हूं जैसे सरकार को इस पर जो कई बार मैंने सवाल उठाया और कई बार शिक्षा मंत्री जी से भी इस पर बात हुई है कि नो डिटेंशन पॉलिसी खत्म होनी चाहिए। बोला उससे बच्चों पर प्रेशर पड़ता है। भाई बच्चे जो प्रेशर अगर सिर्फ एक सब्जेक्ट पढ़ने का जो है बियर नहीं कर सकते, तो फिर वे आगे सोसाइटी में जाकर के कैसे प्रेशर बियर करेंगे और वे कैसे एक सक्षम नागरिक बनेंगे? तो एग्जाम का तो उसके अलावा कोई अल्टरनेटिव है नहीं। बहुत सारे लोग, बहुत सारे शिक्षाविद इस प्रकार से कहते मिल जाएंगे कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। भाई ऐसा नहीं होना चाहिए तो होना क्या चाहिए? और उसके लिए आप बैकग्राउंड तो चेक करिए। आप यहां पर यूरोप जैसी जो पॉलिसीज या अमेरिका जैसी पॉलिसीज नहीं लगा सकते। अमेरिका के अंदर कोविड के दौरान 7% का लॉस है, 7%, ओनली 7%। भारत में इस दौरान 60%, 60% लॉस, और ग्रामीण क्षेत्रों में 80 से 90% लॉस। तो ये पढ़ाई का जो लॉस है, इस लॉस को हम कैसे ऑनलाइन के जरिए भरपाई कर सकते हैं? ये पॉसिबल नहीं है। तो टीचर्स को अच्छे लेवल पर पढ़ाना पड़ेगा। अब गवर्नमेंट किस प्रकार की पॉलिसी बनाएगी नहीं बनाएगी, इस पर मैं क्या कमेंट करूं और मैं क्या कहूं, और मेरा इस पर कोई चारा नहीं है। लेकिन आईसीएस कोचिंग सेंटर ने इस बात को महसूस करते हुए कि ये गड़बड़ है, अब जैसे हम लोग सरकारी नौकरी की तैयारी करवाते थे, वैसे ही हम लोगों ने स्कूली एजुकेशन का काम शुरू किया है। और 5वीं क्लास से शुरू करके 5वीं क्लास, 6ठी, 7वीं, 8वीं, 12वीं क्लास तक उन बच्चों को भी पढ़ा रहे हैं, उसके साथ नौकरी की तैयारी भी करवा रहे हैं। तो ये दो अलग अलग सेगमेंट में, जैसे बच्चे बहुत नौकरी लग के आते थे और आकर के बोलते थे सर अगर स्कूल में आप हमें पढ़ाते तो हम 12वीं पास करते ही नौकरी लग जाते। अब हम जो 5 साल बाद लगे, 7 साल, 10 साल बाद लगे, 12वीं क्लास तो हमने बहुत पहले पास कर ली थी। तो अगर स्कूली लेवल से बच्चों को सही रास्ता बताया जाए, उनको सही मार्गदर्शन में पढ़ाई करवाई जाए, तो उनके लिए आसान होगा आईआईटी करना, उनके लिए आसान होगा नीट करना, उनके लिए आसान होगा एक अच्छा सीए बनना, उनके लिए आसान होगा एक अच्छा एडवोकेट बनना। वो 12th क्लास तक
उन बच्चों को वो बातें बताई जाएं, रोजगार परक शिक्षा दी जाए, उनको सभी वोकेशंस के बारे में, भाई आप जो क्या क्या जो है रोजगार अपना सकते हैं उनके बारे में बताया जाए। तो वो कोशिश हमने की है। 200-250 गांव में हमारी ब्रांचेस चल रही हैं। हरियाणा में बहुत जल्दी उसको हर गांव तक पहुंचाया जाएगा। जो इच्छुक लोग हैं वो हमारे से जुड़ रहे हैं और जो है ब्रांचेस खोली जा रही हैं। धीरे धीरे जो एजुकेशन चाहिए आज के टाइम पर, तो आईसीएस कोचिंग सेंटर पूरी कोशिश करेगा मॉडर्न एजुकेशन जैसी बातें मैं बोलता हूं उन बातों को हम व्यवहार में ला पाएं और बच्चों को वीडियोस के जरिए, एनिमेशन के जरिए, पिक्चरों के जरिए, वीडियो दिखा करके उनको जैसे भी हम समझा सकते हैं वैसे समझा करके पढ़ाई को आसान बना करके, और तब हम जो है इस एजुकेशन के लेवल को इंक्रीज करें। बिल्कुल परिमल कुमार जी, जैसा आप कह रहे हैं कि आप पहले जिस तरह से मार्गदर्शन नौकरी और सरकारी नौकरियों के लिए किया करते थे, अब 5वीं से 12वीं तक की जो स्कूली शिक्षा है उसमें भी आपने कदम आगे बढ़ाए हैं, और क्या जरूरत महसूस हुई, क्या मोटिवेशन मिला, मैं इस पर अगला सवाल करूंगा। लेकिन उससे पहले क्योंकि देखिए बहुत सारे ऐसे दर्शक हमारे हैं, बहुत सारे ऐसे छात्र युवा हमारे जो हैं जो आपसे शायद कंसल्टेशन लेना चाहते हो, काउंसलिंग लेना चाहते हो या इस बारे में कुछ सवाल करना चाहते हो, तो किस तरह के प्लेटफॉर्म्स आपके हैं आप तक संपर्क साधने के लिए, उसके बारे में एक विस्तृत जानकारी आप दे दें। सर यूट्यूब चैनल है आईसीएस कोचिंग सेंटर का, फेसबुक चैनल है। अब जैसे आप जैसे लोग भी हमें मौका दे ही देते हैं, जो है बुलाते हैं, भाई एक मार्गदर्शन लोगों को मिलता है। फेसबुक के ऊपर पेज है हमारा। तो ऐसे बहुत सारे जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हैं, उसके साथ आईसीएस कोचिंग सेंटर आप जो है गूगल पर भी सर्च करेंगे तो वहाँ आपको नंबर मिल जाएगा। आप आईसीएस कोचिंग सेंटर के हर 15-20 किलोमीटर में पूरे हरियाणा में ब्रांचेस हैं, वहाँ जाकर के जानकारी ले सकते हैं। प्रॉपर गाइडलाइंस वहाँ दी जाती हैं। भाई 3 करियर हो सकते हैं जो मैं समझता हूं, या तो आप अपना बिजनेस करिए और या तो आप नौकरी करिए। अब नौकरी करते तो नौकरी 2 टाइप की हो सकती है, या तो सरकारी और या तो प्राइवेट। अब ये बातें हम कर सकते हैं, भाई सरकारी नौकरी लगना है तो वैसा कोर्स करिए, पढ़ाई करिए, प्राइवेट नौकरी लगनी है तो वैसा कोर्स पढ़ाई करिए, और अगर आपको अपना बिजनेस करना है तो उस तरीके की पढ़ाई करनी चाहिए। तो ये बातें ध्यान में रख के कि आखिर हमें 5 साल बाद बनना कैसा है, उस हिसाब से पढ़ाई करनी चाहिए। वैसी पढ़ाई की जो है देश में थोड़ी सी कमी है, लेकिन फिर भी पेरेंट्स अगर जो है एक्सपर्ट लोगों के पास जाएं, उनसे काउंसलिंग लें, तो वे एक सही रास्ता बना सकते हैं, अपना सकते हैं। हम लोग हर सोमवार मंगलवार को इस प्रकार का करियर काउंसलिंग सेमिनार बनाते हैं, देते हैं। उसमें बच्चों के जो भी क्वेश्चंस होते हैं, जिस बात से रिलेटेड, वो सारी बातें उसमें समझाते हैं। जो बच्चे जो है आकर के गाइडलाइंस लेते हैं वो सफल भी होते हैं जिंदगी में। जी सर, बिल्कुल। तो जैसा आपने जानकारी दी, और मैं यही सवाल आपसे पूछना चाह रहा था, जैसे आपने कहा कि पहले आप सरकारी नौकरियों के लिए एक मार्गदर्शन देते थे और एक दिशा बच्चों को दिखाते थे कि किस तरह से आपको सरकारी नौकरी आप हासिल कर सकते हैं, या फिर जिस दिशा में आपको जाना है, चाहे प्राइवेट नौकरी हो, सरकारी नौकरी हो, उसको लेकर कहीं ना कहीं गाइडेंस एक मिलता था। तो 5वीं से लेकर 12वीं तक जो स्कूली शिक्षा है, अब इसमें किस तरह से बच्चे पढ़ें, क्योंकि बदलाव कोविड के बाद भी बहुत हुआ है, ऑनलाइन एजुकेशन की एक व्यवस्था स्थापित हुई है। तो अब ये मोटिवेशन कैसा मिला आपको कि अब इस दिशा में कदम बढ़ाए जाएं, और इससे क्या बच्चों को फायदा होगा? सर इस बारे में जो है ना, जैसे ये कोविड के दौरान नहीं, ये हमारी प्लानिंग पहले से ही थी जी। बहुत सारे बच्चे हमारे पास आते थे, बोलते थे सर आप स्कूली लेवल पर पढ़ाते तो हमारे को जो है ज्यादा अच्छा बढ़िया जो है काम बन जाता। जैसे बहुत लोग जो है बोलते थे सर हमें मैथ जिंदगी में कभी समझ में ही नहीं आया, लेकिन आपसे पढ़ने के बाद हमें बहुत अच्छा मैथ समझ में आ रहा है। अब मैथ जीवन का आधार है। जिस आदमी को मैथ बढ़िया तरीके से आ जाता है, मैथ को अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट करने लग जाता है, तो वो आदमी फिर सफल हो सकता है लाइफ में। तो जैसे मैं जो है सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले आते हैं बच्चे, तो मैं उनको एक लाइन बोलता हूं कि भाई मैथ आया और सरकारी नौकरी लगी, तो अच्छे तरीके से जो आदमी मैथ कर लेता है, और बहुत लोग ऐसे होते हैं, बहुत ज्यादा लोग जिनका मैथ में दिमाग नहीं चलता, मोर देन 60%, 70% लोग ऐसे होते हैं जो मैथ में कमजोर होते हैं। अब उनमें उन बच्चों की गलती नहीं होती है, वे टीचर उनको सही से नहीं समझा पाते हैं, पढ़ा पाते हैं, उसकी पकड़ नहीं बनवा पाते हैं, तो ये प्रॉब्लम होती है। तो हम लोग जो है, मैं अपने आप 5वीं क्लास से और 10वीं क्लास तक की क्लासेस लेता हूं। अब वो जो है रोटेशन में आती है, कभी 5वीं 6वीं 7वीं आ गई, कभी 7वीं 8वीं 9वीं आ गई, तो इस प्रकार से 3 या 4 क्लास होती है। तो हमारे पास पूरी टीम है, और वो टीम जो है पढ़ा रही है, तो बेस मजबूत बना करके शुरुआत से ही अच्छे लेवल की पढ़ाई हम करवाएंगे, ताकि बच्चे सही मार्गदर्शन में सही अपना करियर बना पाए। जी बिल्कुल, जैसा आपने कहा कि आप
आपके पास जो व्यवस्थाएं हैं, जो पूरी टीम है, उसके ज़रिए बच्चों को वो तमाम गाइडेंस दे पाएंगे जो उनके करियर के लिए कारगर साबित होगी। परिमल जी, एक सवाल मेरा जो मैंने पूछा, जिस पर आपने जवाब भी दिया कि आप किस तरह से मोटिवेशन मिला, लेकिन ऑनलाइन एजुकेशन की जो व्यवस्था थी, मेरा सवाल वो थोड़ा अलग था। मैं ये पूछना चाह रहा था कि एक व्यवस्था हमारी इस स्कूलिंग सिस्टम में, या यूँ कहें कि एजुकेशन सिस्टम में, व्यवस्था एक नई आई है। इस नई व्यवस्था को किस तरह से बच्चे अडॉप्ट करें, क्योंकि आमतौर पर देखा गया, आपने खुद भी इस बात की जानकारी दी कि 80% तक कोरोना काल में एजुकेशन ग्रामीण इलाकों में हुआ है। ग्रामीण इलाकों की हालत यह है कि वहाँ पर लैपटॉप या फोन्स या इंटरनेट कनेक्टिविटी बच्चों के पास नहीं है। तो ऐसे में इस चुनौती से कैसे निपटे वो? सर अब जो ना, जैसे जो कोविड अब खत्म हो चुका है, जी। और वे जो है, जैसे आज हम कहें कि ये कहते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि भी सोनीपत में तो आज एक भी एक्टिव केस नहीं है। जी। और इसी प्रकार से जो कम और बेस जो है हर जगह पर ये हाल है। तो इस टाइम पर बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई नहीं, बल्कि अपनी क्लास में पहुंच जाना चाहिए, जी। उनको पढ़ना चाहिए। सिर्फ फोन के जरिए पढ़ाई करके बच्चों का करियर नहीं बन सकता है। जी। इस बात को पिछले 2 साल के दौरान जो कोविड महामारी रही है उसने साबित कर दिया। बच्चों का पढ़ाई से नाता टूट गया है, उनकी लिखने की प्रैक्टिस छूट गई है, उनकी बैठने की प्रैक्टिस छूट गई है। तो वापस से उनको इस रूटीन में लाने के लिए दोबारा से उनको क्लासरूम कोचिंग लेनी पड़ेगी। जी। क्लासरूम कोचिंग, क्लासरूम के अंदर बैठ करके, जैसे हमारी ऑनलाइन पढ़ाई होती है, क्लास में हम सोनीपत से पढ़ा रहे होते हैं और वो जाती है हर जगह पर, लेकिन वहां पर क्लास में चलती है वो पढ़ाई, और क्लास में अटेंडेंट होते हैं, वो टीचर की भूमिका निभाते हैं। वो देखते हैं बच्चों को कौन पढ़ रहा है, कौन नहीं पढ़ रहा है, और नहीं पढ़ रहा है तो पढ़ लो। तो इस प्रकार से वो ध्यान देकर के जो पढ़ाई चल रही है, तो वो क्लासरूम कोचिंग के लिए आपको जो है आगे आना पड़ेगा, स्कूलों में जाना पड़ेगा, कोचिंग सेंटर में जाना पड़ेगा। सिर्फ ऑनलाइन फोन के ऊपर या ऐप के ऊपर या यूट्यूब के ऊपर पढ़ाई से काम नहीं चलने वाला है। जी। इसका जो है बड़ा नुकसान 2 साल में देख चुके हैं, और जो लोग आज भी उसके भरोसे रहेंगे तो उनका फिर फ्यूचर जो है, मैं समझता हूं कि ज्यादा ब्राइट नहीं हो सकता है। क्योंकि जो क्लासरूम होती है उसमें प्रेरणा है, एक दूसरे को देख करके भाई सब पढ़ रहे मैं भी पढ़ूं, प्रतिस्पर्धा है, सभी लोग आगे निकल रहे हैं, ये जवाब दे रहा मैं नहीं दे पा रहा हूं तो मुझे भी देना चाहिए। प्रोत्साहन है, अब टीचर भी प्रोत्साहित करता है, बच्चे भी प्रोत्साहित करते हैं, भाई सभी पढ़ रहे तो मुझे भी प्रोत्साहन मिल रहा है। तो जो ये प्रतिस्पर्धा, प्रेरणा, प्रोत्साहन है, तो एक क्लासरूम में ही मिलता है, अपने कमरे में नहीं। अपने कमरे में 1 घंटा देखने के बाद ये लगता है कि अब तो सोना चाहिए। जो पढ़ने से जैसे ही बोर हुआ तो उसको हटा करके और वो पोगो या कुछ भी इस प्रकार के गेम, आज बड़ा चैलेंज है बच्चों के पास। मोबाइल फोन वो क्लास के नाम पर लेते हैं और उसके ऊपर पोगो और इस प्रकार के गेम खेलते रहते हैं। तो ये पेरेंट्स को भी ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। पेरेंट्स सिर्फ फीस देने से उसका ड्यूटी पूरी नहीं होती है। फीस देने के साथ साथ थोड़ा सा समय भी देना पड़ेगा, और वो जाकर के जहां भी बच्चा पढ़ रहा है वहां जो है उनको बात करनी चाहिए, भाई ये बच्चा हमारा आता है, ये पढ़ता नहीं पढ़ता, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ऐसा करने से पेरेंट्स का, टीचर का और स्टूडेंट का जो एसोसिएशन होता है वो बहुत ज्यादा मजबूत बनता है, और बच्चे अच्छे तरीके से पढ़ पाते हैं। जो बच्चे डरते रहते हैं टीचर से, पेरेंट्स आते हैं तो फिर वो डर खत्म हो जाता है, बातचीत शुरू हो जाती है। किसी भी अनजान आदमी से बच्चे डरते हैं, खास करके लड़कियां डरती हैं, ग्रामीण क्षेत्रों की लड़कियां और ज्यादा डरती हैं। अब पेरेंट्स जब आते हैं, टीचर से बात करते हैं, तो उनको लगता है ये भी नॉर्मली आदमी और बात कर सकते हैं। फिर वे जो खुल जाते हैं और आसानी से अपने मन की डाउट, अपनी बातें शेयर कर सकते हैं। जी परिमल जी, जैसा मैंने आपसे पूछा था कि किस तरह से जो हमारे दर्शक हैं जो आपसे जुड़ना चाहते हैं या आपसे मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहते हैं, वो कहाँ, किस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपसे जुड़ सकते हैं, ऐसे ही जैसा आपने बात की कि इस वक्त ज़रूरत है क्योंकि कोविड के मामलों में कमी आई है और जो नुकसान एजुकेशन को हुआ है बच्चों की, उस एजुकेशन के नुकसान की भरपाई ज़रूर हो, और क्लासरूम्स का जो एक माहौल है, फिजिकल प्रेजेंट, अगर स्टूडेंट क्लासरूम में रहता है और जिस तरह की एक पढ़ाई का एटमॉस्फेयर वहाँ पर बनता है, वो कहीं ना कहीं कई मायनों में और कई स्तर पर बच्चों के बौद्धिक विकास का एक बेहतर प्लेटफॉर्म बनता है। तो क्या आपके कुछ कोचिंग सेंटर्स या यूँ कहें कि जो आपके इंस्टीट्यूट है, इसके बारे में कोई जानकारी अगर आप साझा करना चाहें? सर जो है ICS कोचिंग सेंटर हमारा सेंटर है, हेड ऑफिस सोनीपत में है, और इसके साथ इसकी जो है 200 के आसपास ब्रांचेस हैं अलग अलग 10 राज्यों में। हरियाणा में सबसे ज्यादा है, जब मेरे ख्याल से हर ब्लॉक, हर तहसील, हर डिस्ट्रिक्ट में जो है ICS कोचिंग सेंटर है हरियाणा में। उसके साथ राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में, पंजाब में, उत्तराखंड में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, MP में, 10-12 राज्यों में जो है क्लासेस चल रही हैं, और बच्चे वहां पर आकर के प्रोत्साहित हो रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छा रैंक भी ले रहे हैं, बच्चे टॉप कर रहे हैं लगातार। इसके साथ ग्रामीण क्षेत्रों में जो है अभी ट्यूशंस वाले काम की शुरुआत की है, वो शहरों में भी है, ग्रामीण क्षेत्रों में भी है, और 200 से ज्यादा ब्रांचेज उसकी भी हैं।
गांव गांव के अंदर जैसे 5वीं क्लास से 12वीं क्लास तक की एफिशिएंट टीचर्स की टीम नहीं है। सबसे बड़ी बात होती है टीम। एक हो सकता कोई मैथ का टीचर बहुत बढ़िया हो, लेकिन उसके पास फिर सोशल और साइंस पिछड़ जाती है। एक कहीं पर हो सकता है साइंस का टीचर बहुत बढ़िया हो, तो फिर जो है वहां पर मैथ और बाकी चीजें पिछड़ जाती हैं। शहरों के अंदर कुछ कुछ टीचर होते हैं मैथ्स के, साइंस के, इंग्लिश के, बहुत बढ़िया टीचर होते हैं, लेकिन वो फिर जो बच्चा वहां से वहां भागने में, वहां से वहां भागने में उसका टाइम इतना ज्यादा वेस्ट हो जाता है, घर वाले वहां से वहां ढोने में, वहां से वहां ढोने में, तो ये बहुत ज्यादा टाइम वेस्टेज का काम है। हम लोगों ने ये बात महसूस की कि बच्चा अच्छी एजुकेशन ले ही नहीं पाता है, तो उसके लिए हम लोगों ने एक अच्छी टीम और उसको टेक्नोलॉजी के माध्यम से सर्वसुलभ हर जगह पर और सस्ती फीस। आपको जो है पता होगा 11th और 12th क्लास में साइंस स्ट्रीम जो होती है वहां पर 20-25 हजार रुपए एक सब्जेक्ट के, 50 हजार रुपए एक सब्जेक्ट के, इवन कई जगहों पर लाख रुपए एक सब्जेक्ट के भी हो जाते हैं। तो जो इतनी ज्यादा फीस होती है, इतनी ज्यादा फीस तो फिर सिर्फ अमीर आदमियों के बच्चे ही पढ़ेंगे, गरीब तो पढ़ेंगे ही नहीं। तो हम लोगों ने उस फीस को काफी कम किया, मात्र 1000 रुपए महीना में हर क्लास हम लोग मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें जो है अच्छी शुरुआत मिली है, बच्चे अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं, उनके बिहेवियर में चेंज आया, उनके नॉलेज लेवल में चेंज आया, उनकी प्रैक्टिस में चेंज आया है। और धीरे धीरे हम इस बात को भी, जैसे हमने आईसीएस कोचिंग सेंटर को देश का नंबर 1 सेंटर बनाया, उसके अंदर मेहनत करके बच्चों को खूब नौकरी लगवाया, तो वैसे ही बहुत जल्दी हम ये जो है टारगेट अचीव कर लेंगे। ट्यूशन वाले मामले का भी, जो 5वीं से 12वीं क्लास तक बच्चे पढ़ रहे हैं, उसमें से हम आपको टॉपर निकाल के दिखाएंगे, उसमें से अच्छे नंबर निकाल के दिखाएंगे, और जो आगे चल के बच्चे सक्सेसफुल बनेंगे। जो एक ज्ञान जो बहुत जरूरी चीज होता है किसी भी प्रोफेशनल लाइफ के लिए या किसी भी अपनी पर्सनल अच्छी लाइफ के लिए, तो वो नॉलेज बच्चों को दिया जाएगा अपनी पर्सनल लाइफ के माध्यम से भी और अपनी ऑब्जर्वेशन के माध्यम से भी। क्योंकि पहले जो है दादी माँ की कहानियां, अभी जो है बूढ़ी माँ की, काकी की कहानियां, जैसे पेरेंट्स से जो नॉलेज मिलता था, वो नॉलेज अब जो है ना पेरेंट्स का खत्म हो गया है। दादा दादी का वो जो है वो टाइम मिलता नहीं है। ये जो गड़बड़ है, जो समाज से नॉलेज मिलता था वो नहीं मिलता है। तो वो काम आज टीचर्स को और पेरेंट्स को ही करना है अकेले अपने दम पर। तो हम कोशिश करेंगे कि वो सारी बातें, उनको सामाजिक ज्ञान, उनको व्यक्तिगत ज्ञान और जो उनको प्रोफेशनल ज्ञान है, जो सब्जेक्ट का नॉलेज है, वो सारी बातें हम उनको अच्छे तरीके से करवाई। बिल्कुल परिमल कुमार जी, जैसा आपने कहा कि जो जानकारियाँ आपने परिजनों को लेकर, अभिभावकों को लेकर दी, मेरा सवाल अगला यही था कि देखिए एक काउंसलिंग छात्रों की होती है, स्किल टीचर्स की हम बात कर रहे थे कि इस टीचर्स के स्किल्स पर भी काम होना चाहिए। एक कंसल्टेशन की बहुत ज़रूरत मुझे ऐसा लगता है कि आज के दौर में अभिभावकों को भी है। क्या किसी तरह का कंसल्टेशन आप भी प्रोवाइड कराते हैं, देते हैं, और किस किस स्तर पर ये कंसल्टेशन दिया जाता है, किस तरह की काउंसलिंग दी जाती है, मेरा सवाल। सर, महीने में 1 या 2 बार हम पेरेंट्स के लिए सेशन करते हैं। इसी संडे भी सेशन था और उसमें पेरेंट्स आते हैं। 2-3 घंटे तक हम उनको बताते हैं कि एजुकेशन क्या है, पढ़ाई क्या है, इस एजुकेशन को किस तरीके से बच्चे के अंदर इंप्लीमेंट करना चाहिए, एजुकेशन कैसे लाइफ को चेंज करती है, किस प्रकार से आपको बच्चे को हेल्प करना चाहिए। तो हम पेरेंट्स के लिए स्पेशल करियर काउंसलिंग सेशन देते हैं, उनको पेरेंटिंग के सेशन देते हैं। जितना ज्ञान हमारे पास है और जो हम ये सोचते हैं कि पेरेंट्स के पार्ट पर ये कमियां रह जाती हैं, तो वो बातें हम उनको बताते हैं, समझाते हैं, ताकि वे बच्चों के साथ एक अच्छा व्यवहार कर पाए, वो बच्चों को सपोर्ट कर पाए। किस प्रकार से ये रहता है, तो हम पेरेंट्स टीचर मीट के नाम से उसको जो है, जो कि होना चाहिए, और उसको हम आयोजित करते हैं। उसमें खैर होता तो वन वे ही है कम्युनिकेशन, हम लोग ही बोलते रहते हैं। हम पूछते हैं भाई आपके मन में कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है, शंका, सुझाव है, तो कोई छोटी मोटी बातें आती हैं, वरना वो बातें नहीं आती हैं एज पॉलिसी मैटर। लेकिन हम लोग उसको जैसे अध्यापकों के तौर पर अब लगातार जो है 10-12 साल हो गए आप लोगों के साथ भी, कितना लंबा जुड़ाव है, किस प्रकार से कितने शोज किए टीवी के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, खूब सारा बोलते रहते, क्लास में बोलते रहते हैं। तो जो महसूस करते, जो नॉलेज लिया है, इस नॉलेज को पेरेंट्स को भी बताया जाए। तो हम डायरेक्ट उनको बुला करके पीटीएम भी करते हैं, उनको जो है इस प्रकार के सेशंस देते हैं। महीने में 1 तो जरूर होता, कई बार 2 या 3 भी हो जाते हैं। जी, कितना मुश्किल होता है परिमल कुमार जी, क्योंकि देखिए जो व्यवस्थाएं एजुकेशन की हमारी या फिर एग्जाम्स की रही हैं, इन तमाम व्यवस्थाओं को लेकर पेरेंट्स का एक माइंडसेट होता है और माइंडसेट एक ही डर्रे पर वो चलता है। तो कितना मुश्किल होता है इस कंसल्टेशन में, या क्या क्या चुनौतियां दिखाई देती हैं कि पेरेंट्स को किस तरह से समझाया जाए? देखिए जो है ना, जैसे 2 टाइप के लोग होते हैं। कुछ वे होते हैं जो समझना नहीं चाहते, वे अपने आप को बहुत ज्यादा जीनियस समझते हैं, और दूसरे लोग वे होते हैं जो समझने को तैयार होते हैं।
तो जर्नली जो समझने को तैयार होते हैं वे लोग हमारे पास आते हैं, इसलिए हम लोगों को ज्यादा दिक्कत नहीं होती है। और हम लोगों के तजुर्बे और एक्सपीरियंस और इस प्रकार की इतनी व्यक्तिगत घटनाएं हमारे जीवन में हैं कि जब उनको बताते हैं और जो रियल एक्सपीरियंस होता है तो वहां पर सब चुप होकर के बड़े ध्यान से सुनते हैं। अब वो इंप्लीमेंट कितना करते हैं कितना नहीं, लेकिन उनके मन में बात डल जाती है कि सही बात यह है और गलत बात यह है, बच्चों को ऐसे करना चाहिए, आज नहीं तो कल वे बच्चे इस प्रकार से। हम बच्चों को भी ऐसे ही बताते हैं कि तुम्हें अपने पेरेंट्स के साथ कैसे बिहेव करना चाहिए, तुम्हें अपने फ्रेंड्स के साथ कैसे बिहेव करना चाहिए, तुम्हें अपने टीचर्स के साथ कैसे बिहेव करना चाहिए, तुम्हें सोसाइटी के लोगों के साथ कैसे बिहेव करना चाहिए। तो वैसे ही पेरेंट्स को भी बताते हैं कि आप टीचर्स के साथ, स्टूडेंट्स के साथ और घर के माहौल को कैसे मेंटेन करें ताकि बच्चे की लाइफ ज्यादा अच्छी बने। ये बातें हम उनको बताते हैं। और मुश्किल की बात तो जहां लगती है जब टीवी पर बैठ करके इतने प्रोग्राम्स कर चुके हैं तो वहां सामने पब्लिक होती है, उसके सामने बैठ करके बातें करना ज्यादा मुश्किल का काम नहीं होता है। पर अब लोग धीरे 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 समझते हैं, माइंड सेट धीरे धीरे चेंज होता है। लोगों की सोच एकदम से चेंज नहीं होती है, एक टाइम लगता है, लेकिन होगी जरूर। बिल्कुल। परिमल जी, जैसा आपने बताया कि जो आपने आंकड़े दिए कि 60% शिक्षा का नुकसान हुआ है इस दौर में, 80 से 90% ग्रामीण क्षेत्रों में हुआ है। क्या फैक्टर्स होंगे जो इन तमाम चुनौतियों से अब निपटने के लिए कारगर होंगे शिक्षा व्यवस्था में या शिक्षा सुधार में? क्या वो बड़े फैक्टर्स हैं? सर बहुत सारे बच्चे ये पूछते हैं सर आप इतनी मेहनत कैसे कर लेते हो जी। तो जो लोग है ना, जो लोग जिम्मेदारी समझते हैं तो उन्हें जिम्मेदारी जो है देनी चाहिए। और आपको मेरी आंखों में नींद हमेशा दिखी रहती होगी। मैं कोशिश करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा क्लासेस दें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक टेक्नोलॉजी के माध्यम से शिक्षा को बढ़ाएं, ज्यादा से ज्यादा टीवी पर शो, फेसबुक पर शो, यूट्यूब पर शो हम करें ताकि लोगों को एक रास्ता दिखे और रास्ता उसमें उम्मीद दिखे। जो निराशा है ना, बहुत बड़ी चीज है लोगों में निराशा। वो निराशा जब पूरी होती है, जब वो निराशा हटती है लोगों की, तो वो ज्यादा अच्छा रिजल्ट देती है। और मुझे लगता है लोगों के अंदर से निराशा टूटनी चाहिए और निराशा टूट करके जब चीजें आगे बढ़ेंगी तो ज्यादा बढ़िया चीज होती है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो ये बातें हैं, जितने भी शिक्षाविद हैं, जितने टीचर्स हैं, वो खूब मेहनत करते हैं और मेहनत करके धीरे धीरे वो अच्छा रिजल्ट दें। अच्छा रिजल्ट, एक बच्चा नौकरी लगता है ना, एक बच्चा कामयाब होता है तो उसको देख करके सैकड़ों बच्चों की लाइफ बदलती है, उसके रिश्तेदारों की, जानकारों की, बाकी लोगों की। तो वैसे ही टीचर्स एक सही रास्ते पर स्टूडेंट्स को चलाएं, सही रास्ते पर बच्चों को चलाएं, पेरेंट्स को अच्छी सलाह दें। ऐसा करने के बाद जब रास्ता बदलता है तो पढ़े लिखे लोग जब आगे बढ़ते हैं तो उसको देख करके कारवां बनता है। जी बिल्कुल। परिमल जी, मैं तो ये भी कहूँगा कि देखिए, जिस तरह से आजकल सोशल मीडिया, जैसा आपने जिन माध्यमों का जिक्र किया, फेसबुक हुआ, यूट्यूब हुआ, कई ऐसी चीज़ें हैं जो आमतौर पर युवाओं को, छात्रों को एक नेगेटिविटी की तरफ, या यूं कहें कि कुछ ऐसे कंटेंट की तरफ लिए जा रही हैं जो काफ़ी नुकसानदेह है। और ऐसे में स्टडी को और स्टडी काउंसलिंग, कंसल्टेशन, इस तरह की चीज़ों को आप सोशल मीडिया के माध्यम से जिस तरह से प्रोवाइड बच्चों तक करा रहे हैं, छात्रों तक करा रहे हैं, वो वाकई काबिल तारीफ एक काम है। क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चे एक सही प्लेटफॉर्म इन सोशल मीडिया उस पर पकड़ रहे हैं, एक सही एक दिशा इस पर पकड़ रहे हैं। मैं समझना चाहूँगा इस पूरे सिनेरियो में कितना प्रभाव है, कितना प्रभावी है ये सोशल मीडिया, जिस तरह आप एक आपकी एक कार्य प्रणाली इस मामले में रही है। सर मैं दो बातें देखता हूं। अगर बच्चे को सही डायरेक्शन दी गई है तो वो सही चीजें पकड़ता है जी। और बच्चे को डायरेक्शन गलत मिली है तो फिर वो गलत बातें पकड़ता है। गलत डायरेक्शन देनी नहीं होती। अगर आप बच्चे को सही डायरेक्शन नहीं दे रहे हो तो डायरेक्शन तो कोई ना कोई बच्चा पकड़ेगा। अब जब वो अपने आप पकड़ेगा तो वो सही पकड़ेगा कि गलत पकड़ेगा फिर नहीं कह सकते हैं जी। अब जो सोशल मीडिया है उसके कारण सब चीजें अवेलेबल हैं, बहुत अच्छी चीजें भी हैं और बहुत गंदगी भी है। अगर गंदगी अट्रैक्ट कर रही है तो फिर उधर मामला गया, और अच्छी चीजों की तरफ अट्रैक्ट कर रही है तो फिर उधर चीजें चली गई। तो ये बातें इस प्रकार से जा रही हैं। इसके ऊपर मैं जो है जो पेरेंट्स हैं, जो घर वाले हैं, जो बच्चों को टाइम देते हैं, जो संस्कार देते हैं, वहां से बच्चा रास्ता पकड़ता है। बच्चा कहने से नहीं सुनता, कहने से नहीं मानता, देखने से मानता है। जैसा आप कर रहे हो वैसा होगा, जैसा रास्ता पकड़ेंगे उस रास्ते पर बच्चे चलेंगे। सही रास्ता या गलत रास्ता, तो ये घर वालों की और टीचर्स की जिम्मेदारी है बच्चों को सही चीजों की तरफ लेके जाएं। बाकी फिर भी दोनों चीजें अवेलेबल हैं, लोगों के पास आजादी है, या तो अपनी जिंदगी बनाएं और या तो अपनी जिंदगी खराब करें। चलिए, तो बहुत बहुत शुक्रिया परिमल कुमार जी खबरफास्ट के साथ जुड़ने के लिए और तमाम सवालों के जवाब देने के लिए, और दर्शकों से भी हम ये
गुजारिश करेंगे कि अगर किसी तरह के कंसल्टेशन या किसी तरह का काउंसलिंग आप लेना चाहते हैं परिमल कुमार जी से, तो आप उनसे सीधे जुड़ सकते हैं। फेसबुक, यूट्यूब, तमाम प्लेटफॉर्म्स पर आप उनके साथ जुड़ सकते हैं। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही, लेकिन खबर फास्ट पर खबरें जारी है।